वो उससे करीब चला आया, उसे देखकर मुस्कुराया। कई साल बाद जबल भी दिल से मुस्कुराया था। जबल अजलाल खान, राइट? मैं जबरी शाहनवाज दुरानी। मैं तुम्हें याद हूँ ना? वो उसके सामने खड़ा मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। उसे लगा था 11 साल बाद शायद जबल उससे भूल चुका हो। उससे जबल की तरफ हाथ बढ़ाया। जबल ने उसका हाथ थामकर 2 कदम आगे बढ़कर उसे सीने से लगाया था। परसों का खोया सुकून था जो एक लम्हे के अंदर वापस मिल गया था। वो दोनों बाजू उससे गिर्द बांध गया। सबरीश ने भी उससे कंधे के गिर्द हाथ मजबूती से जमाए। वो जबल खान को भूला तो कभी नहीं था। अगले कई लम्हे वो उसे यूं ही सीने से लगाए खड़ा रहा। आपको कौन भूल सकता है? टीवी और सोशल मीडिया पे चर्चा है आपका। वो मध्यम आवाज से बोला। हाँ, वो ये नहीं कह सका कि जबरीज को सारी दुनिया भूल जाए और एक शख्स याद रखे तो वो जबल खान होगा। आप भूलने वाली शय नहीं रहे। वो उससे अलग होते हुए बोला। ये वो दोस्त नहीं था जो चंद साल पहले छूट गया था। ये आला ओहदे पे बैठा एक क्लास फेलो था। आप हर दफ़ा एहतराम नहीं, कई दफ़ा अजनबियत भी होता है। ज़बरीज जबल के लिए अजनबी हो गया था। वो चंद पल खड़े-खड़े उससे बात करता रहा। ज़बरीज अपनी माँ से अक्सर जबल और उसकी फैमिली के बारे में सुनता रहता था, क्योंकि उससे बहुत कुछ मालूम था। लेकिन फिर भी उससे जबल से सवाल किया। शादी हो गई तुम्हारी? अभी नहीं। आपने तो कर ली ना? ज़बरीज मुस्कुराया। मेरा तो एक बेटा भी है। तुम्हें तस्वीर दिखाता हूँ। वो कोट की जेब से अपना मोबाइल निकालने लगा। जबल को उस तस्वीर की ज़रूरत नहीं थी। वो ये चेहरा कई बार देख चुका था। मगर फिर भी जब ज़बरीज ने उसे तस्वीर दिखाई तो मध्यम मुस्कुराहट के साथ तस्वीर देखता रहा। सास सबरीज की बातें सुनता गया। उसे महसूस हुआ हमदान के मुतल्लिक सबरीज को अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं था। उसकी तस्वीर दिखाते हुए मुख्तलिफ इंसान बन गया था, जो शायद एक बेहतरीन बाप। तुम आजकल क्या कर रहे हो? वो दोनों एक साथ पार्किंग लॉट तक आए थे जब सबरीज ने सवाल किया था। बहराम और ईसा सारा वक्त खामोश रहे थे। उन दोनों को ये मुलाकात कुछ खास पसंद नहीं आई थी। जावरगढ़ संभाल रहा हूँ। दस्तार मेरे सर पे है। ओह, अजलाल अंकल की डेथ हो गई ना? मम्मी से सुना था। बहुत दुख हुआ। मैं आना चाहता था मगर मोरे आपको याद करती हैं। जबल उसकी बात काट कर बोला। पुराने दोस्त झूठ बोले तो पकड़े जाते हैं। वो भी उसका झूठ पकड़ चुका था। बजाय उसे शर्मिंदा करने की उससे बात बदल दी। अजलाल अंकल होंगे, लेकिन मोरे आपकी माँ हैं। सबरीश ठहर सा गया था। चंद लम्हे वो सोचता रहा, फिर गर्दन फेर कर अपने साथ चलते जबल को देखा। अगर वो मेरी माँ हैं तो उन्हें इतने साल मेरी याद क्यों नहीं आई? तलखी उसके अंदाज से वाजा थी। अगर उन्हें याद नहीं आई तो तुम भी उनके शोहर के मरने पे नहीं आए। जबल की बजाय बेराम बोला था। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ रहा था। वो दो चार मुक्के उसके मुंह पे चढ़ देना चाहता था। जावरगढ़ के दरवाजे हम पे बंद किए गए थे। हमें हमारे अपने घर से निकाला गया था। सबरीश चबा चबा कर बोला। वो वक्त ही गुस्सा था। उसके बाद तुम्हारे बाबा ने कभी अपनी गलती तस्लीम की? कभी माफी मांगने आए? यहां तक कि दाजी ने मरने से कबल उन्हें फोन किया था, बुलाया भी था, लेकिन वो तब भी ना आए। बेराम का गुस्सा किसी तो कम ना होता था। पार्किंग लॉट में खड़े कई लोग मुड़कर उन्हें देखने लगे। बाबा ने कोई गलती नहीं की थी। जावरगढ़ की तरक्की का ख्वाब अगर गलती था तो उसकी माफी मांगने में उन्हें नहीं दूंगा। बेराम मजीद कुछ कहता कि जबल ने उसका हाथ पकड़कर उससे खामोश रहने को कहा था। मैं यहाँ झगड़ा नहीं चाहता। गांव का सरदार मैं हूं और मैं चाहता हूं आप एक बार जावरगढ़ जरूर आए। मैं आपका इंतजार करूंगा। वो बोलकर चंद लम्हे सबरीश को देखता रहा। सबरीश ने जबड़े भींच लिए थे। जबलहान आज भी उसका गुस्सा कम करने का जादू जानता था। उस पार्किंग लॉट से जाते हुए उसके जहन में कई ख्याल थे, सवाए उसके कि वो कभी सावरगढ़ जाएगा। उससे हर प्लान तय कर लिया था, सवाए सावरगढ़ जाने के। उसे नहीं जाना था। वो वहाँ क्यों जाएगा भला? ये बस उसकी सोच थी। इंसान फितरतन बहुत ढीठ है। बाजुकात अपनी गलतियां मानने में इतना वक्त लगा देता है कि गलती गुनाह बन जाती है। उस मुलाकात के कई रोज बाद वो लॉन्च के सोफे पे नींद दराज था। सीने पे हमदान को लिटाए वो उसे कोई कहानी सुना रहा था। शाहनवाज सामने बैठे टीवी देख रहे थे। आसपास हमदान के खिलौने बिखरे हुए थे। दफातन सबरीश कुछ सोचते हुए सीधा हो बैठा। हमदान को अपनी गोद में बिठा लिया और उसके हाथ में कोई खिलौना दिया, वरना उसका राग शुरू हो जाना था। मैं पिछले हफ्ते जबल से मिला था पापा। उससे जितने नॉर्मल अंदाज से अल्फाज कहे थे, शाहनवाज का रंग उतनी तेजी से सफ़ेद पड़ा था। जबल खान, अजलाल अंकल का बेटा, याद है ना आपको? उसके भाई भी साथ थे। वो बता रहा था और शाहनवाज शौकी अंदाज में उसे सुन रहे थे। ये 14 साल सबरीश नहीं था जिसके दोस्त वो खुद पसंद करते। ये 24 साल सबरीश था जो इस वक्त मुल्क के मशहूर तरीन नौजवानों में से एक था।
वो उसके पैरों में बेड़ियां नहीं डाल सकते थे। उसने मुझसे कहा, मैं जावर खड़ा हूं। मोरे बहुत याद करती हैं। वो बिल्कुल नहीं बदला बाबा। वो आज भी उतना ही अच्छा है। वो अपने बाप की तरफ नहीं देख रहा था, वो अपने बेटे को उसके खिलौने हाथ में पकड़ा रहा था। मैं सोच रहा हूँ चला जाऊं। आप साथ आएंगे बाबा? उससे गर्दन उठाकर अपने बाप को देखा, जिसका चेहरा लट्टी की मांद सफेद हो चुका था। वो सबरीज का आइडियल था। क्या जबल खान उस बुत को तोड़ कर गया था? चंद लम्हे वो कुछ बोल नहीं सके। उसने तुमसे मेरे बारे में कुछ कहा? बहुत देर बाद हल्की आवाज से पूछा। नहीं तो। हाँ, वो अजलाल अंकल की डेथ के बाद। जबल गांव का सरदार है। वो अब उठ खड़ा हुआ था। हमदान उससे बैठने नहीं दे रहा था। उससे एक जगह सुकून कम ही आता था। मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ। अब खत्म करते हैं इस झगड़े को। हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। क्या मिल गया उन्हें? इतने साल बाद अगर देखा जाए तो तरक्की ही की है हमने। वो अपने बेटे को कंधे से लगाए तबक रहा था और शाहनवाज अपने बेटे को देख कर रह गए। अब वो 14 साल का नहीं रहा था। अब वो बाप से इजाजत नहीं मांग रहा था। अब वो फैसला सुना रहा था और इनकार उनके बस में नहीं था। काश वो वक्त को चंद साल पीछे लेकर जा सकते। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। वो भोजल अंदाज से बोले थे। वो अपने तय उसे कुछ भी पता चलने से बाज रख सकते थे। उन्होंने बिला इरादा फिर यूं ही हमदान के साथ मुस्कुराते हुए सबरीज को देखा। वो अपने बेटे के एक एक नक्श को चूम रहा था और वो खिलखिला रहा था। सबरीज के चेहरे पे आसूदगी थी। वो जिंदगी से बेहद खुश था। कई लम्हे वो उसे देखते रहे, फिर धीरे से सवाल किया। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्या तुम मुझे माफ करोगे? आप गलती नहीं कर सकते बाबा। उससे शाहनवाज की तरफ देखे बगैर कहा। अगर कभी मौका मिले तो मेरे स्याह को सफेद करना जबरीज। क्या हो गया है बाबा? आप गलत नहीं थे। वो अब उनकी तरफ देखते हुए संजीदगी से बोला। आप अब तक उन लोगों का गम लेकर बैठे हुए हैं। वो जवाब में कुछ नहीं कह सके। हाँ, अलबत्ता वो अगले हफ्ते सावरगढ़ भी नहीं जा सके थे। मौत ने 2 रोज बाद ही उन्हें अपने शिकंजे में ले लिया था। सबरीज के लिए जैसे सारी दुनिया अंधेरी हो गई थी। दोस्त कुलीग्स सब आए थे, मगर जबल खान और उसके भाइयों के आने से जो सहारा उसे हुआ था, उसका कोई जोड़ नहीं था। सुल्तान, सफदर, शादान और हसन उस वक्त नहीं आ सके थे। वो चंद दिन पहले ही एक साथ मुल्क से बाहर गए थे, लिहाजा बेराम और जबल से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। वो अगले 2 माह घर से नहीं निकला, किसी से नहीं मिला। वो पूरी तरह डिप्रेस हो चुका था। शाहनवाज उसकी जिंदगी का बड़ा और बेहतरीन हिस्सा थे। वो चले गए तो जबरीज के लिए कुछ भी प्रोसेस करना मुश्किल अमर हो गया। वो कई कई घंटे खामोश और गायब दिमाग रहता था। शायरी हुलिया भी बदल कर रह गया था। दोस्तों से मेलजोल ना होने के बराबर रह गया था। पूरे 2 माह बाद उसे जबल खान ने दोबारा फ़ोन किया था। वो चंद लम्हे उससे यहाँ वहाँ की बातें करता रहा, फिर फ़ोन रख दिया। उन दोनों ने शाहनवाज से कोई बात नहीं की, लेकिन सबरीज के दिल को कोई धाड़ सी नसीब हुई थी। और अगली सुबह वो अपने बेटे के साथ सावर खड़ाया था, बगैर किसी को बताए, बगैर किसी दावतनामे के। वो हमदान को बासों में भरे गांव की उन कच्ची पगडंडियों पे बेमकसद चलता रहा था। उसे एतराफ़ करना पड़ा कि सावर खड़ तबाह हो चुका था। वो 13 साल की उम्र में इस वंडरलैंड से निकल कर आया था। तब ये इलाका और यहाँ के लोग खुशहाल थे, मगर अब मुफलिसी ने जैसे उनके घर देख लिए थे। गांव के ज़्यादातर लोगों का पेशा खेती बाड़ी था, और जब ज़मीनें ही ना रहें तो क्या हाँ काम करना। आहिस्ता आहिस्ता जमा पूंजियाँ ख़त्म हुई, घर बिक गए और गुर्बत बढ़ती चली गई। ये वो सावरकर नहीं था जिसे वो छोड़ कर गया था। अपने नगोश में शाहनवाज से गैर मामूली मुशाबत के बायस लोग उसे देखते ही पहचान गए थे। कहीं एक ने उस पर सलाम तक नहीं भेजा, कहीं एक ने उसे देखते ही मुंह फेर लिया। वो हक तक सचलता रहा। सावरकर कभी भी ऐसा नहीं था। वो पहाड़ों के लोग थे, उन्हें दलासे देने आते थे, मगर आज वो उस पे पत्थर लड़खा रहे थे। और वजह क्या थी वो समझ ना पाया। दाजी की हवेली में अगर किसी ने उसके लिए गर्मजोशी का मुजाहरा किया था तो वो मोरे, जबल और खनसला थे। वो घर वापस चले जाना चाहता था, मगर जबल ने उससे आज रात रुकने की फरमाइश की। दरमियान में कई साल आए थे, मगर जबल खान को इनकार करना आज भी उसके लिए मुश्किल तरीन अमर था। वो उस दोस्त के सामने बेबस हो जाता था, या शायद जबल उसे बेबस कर देता था। वो रात रुक गया था। शाम के खाने के बाद दनीन का फोन आ रहा था, सो वो छत पर चला आया। तुम मुझे 2 घंटे का कहकर गए थे सबरीज, तुम वहां पूरी रात रुकने वाले हो। वो अब उस पर बरस रही थी। तुम शायद भूल रहे हो हमदान 2 साल का है, 20 साल का नहीं। कैसे रहेगा वो मेरे बगैर? वो रूहान सी हुई। ये कहो कि तुम मेरे बगैर नहीं रह पा रही। तुम कहो तो वापस आ जाता हूँ। वो पूरे चांद को देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, शट अप।
वो खफा हुई। सबरीश हंस पड़ा। हमदान रो तो नहीं रहा? कैसा है वो? तनी को बेख्तियार फिक्र हुई। यार, वो सो गया है मेरी मोरे के पास। तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरी फिक्र करो। देखो, मुझे तुम्हारे बगैर नींद भी नहीं आ रही। तो अपनी क्यूटी कजन से कहो ना तुम्हें अपनी गोद में सुलाए। बैठे बिठाए पता नहीं कहाँ से ही कजन आ गया। वो हसन और शादान कम थे क्या? वो उससे मजीद कुछ कहती रही। जबरीश चिट बनकर सुनता रहा और उसका पारा मजीद हाई करता रहा। 5-10 मिनट बाद जब वो उससे अच्छा हासा झगड़कर फोन बंद कर चुकी, तब जैसे उससे करार आया, झगड़े होने चाहिए, अच्छी बात है, ये उसका ज़ाती तजुर्बा था। वो नीचे जाने की बजाय वहीं छत पे रखी चारपाई पे बैठ गया। गाँव की खामोशी, मीठी चांदनी और सुकून। सबरी शाहनवाज की मौत के बाद, एक लंबी बेचैनी के बाद, अब जाकर उसे सुकून आया था। जबल नमाज पढ़ने गया हुआ था। उसी पर हंसला उसके लिए चाय ले आई। बेराम और सबरीज उसे पकड़ने के लिए लड़ा करते थे। आज उनकी बहन काफ़ी बड़ी हो गई थी। जफरीश उसे देखते हुए मुस्कुराया था। हानी, यहाँ स्कूल्स वगैरह का ऐसा हाल क्यों है? मैंने तो सुना था यह एनजीओज काफ़ी काम करती हैं और गांव की हालत भी बहुत खराब है। थोड़ी देर बाद वो चारपाई पे उसके सामने बैठते हुए पूछ रहा था। और हवेली की हालत भी खराब है। तुम लोग मरम्मत नहीं करवाते? अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो दिल बड़ा करे लाला, वरना जाने दे। वो बेहद संजीदा थी। कहवे की गिरती धार में उसकी आवाज़ शामिल हो गई। सबरीश ने कब वापस रखा। सितारों से भरे आसमान ने आज कई राज खुलते हुए देखने थे। वो मुकम्मल यकसुई से उसे सुनने को तैयार था। चांद तेज से हाथ चलाते हुए अपने सामने छाए बादलों की ओर से निकलकर सामने आया। सच बोलो, क्या हुआ था? जो पैसे गांव वालों ने स्कीम में इन्वेस्ट किए थे, जब वो डूब गए तो जमीन भी हाथ से गई। ऐसा ऐसा लड़कों ने मजदूरी के लिए शहर का रुख किया। वालदेन के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए रकम नहीं रही, तो लड़कियों को घर बिठा लिया गया। कशीदाकारी से आने वाली रकम से और लड़कों की मजदूरी की रकम से घर चले। जब लोगों के घरों में फाके होंगे तो गांव की तरक्की पे तवज्जो कौन देगा? और जबल ने गांव के लिए कुछ नहीं किया? कर रहे हैं, जगह जगह जाकर एनजीओ और एमपी के दफातर के चक्कर लगाते हैं। गांव में बहुत जल्द एक अच्छा स्कूल खुलने वाला है और शायद अस्पताल भी। हम खुद ही खोल लेते अगर मुकदमे पे इतने पैसे न लग रहे होते। वो उससे सब बताती गई। दूर था मगर वो घर का हिस्सा था। घर के मकीनों की एक बात अच्छी होती है, जब भी वापस आते हैं हर तरह की पर्ज से पाक होकर आते हैं। अगर तुम्हारे जबल लाला अपनी अना को एक तरफ रखकर एक बार मुझे ये सब बता देते तो मैं मदद कर सकता था। सिर्फ एक प्रोजेक्ट पूरे जावरखड़ का नक्शा बदल सकता था। मैं जावरखड़ को बदल देता। वो उसी ऊंची गर्दन उठी हुई नाक के साथ रोनियत से बोला। जबल लाला को अनाओं की मत से नहीं। उससे धीरे से टोका और सबरीज की प्लेट में कुछ फ्रूट निकाल कर रखे। लेकिन उसे बहुत शौक है बातें राज रखने का। बहुत शौक है अब उसे खुद हीरो बनने का और बाकियों को विलन बनाने का। इतना हुद्दर्स क्यों है वो? कहते कहते उसके अंदाज से बेहद हफकीदार आई। जबल लाला खुद दर्ज नहीं खुददार है। अच्छा, इसलिए उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को जाते वक्त दिलासे दिए। ये नहीं बताया कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। हम तो फैमिली थे ना, मोरे का बेटा था मैं। फिर उन्होंने दाजी को हमें निकालने से रोका क्यों नहीं? कई साल गुस्सा और आग थी जो आज बाहर आ रही थी। हंसला सुर्ख पड़ती नजरों से उसे देखती रही। जबल उसे हाथ साकीत करके क्या था, मगर भाड़ में जाए सारी ताकीदें। शाहनवाज सुरानी को गांव से निकाला नहीं भगाया गया था। मेरे दाजी ने उन्हें गांव के कहर से बचाया था। जबरीश उसे यूं देख रहा था जैसे उसका दिमाग चल गया हो। दाजी ने उनके वापस आने पे कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। वो शर्म से वापस नहीं आए थे या फिर गरूर से। जबलहान झूठा नहीं था, जबलहान दोस्त था। उसने आपके आइडियल का बुत नहीं तोड़ा। वो 11 साल की उम्र में भी एक लीडर था, मास्टरमाइंड। उससे वो फैसले किए जो उसके पार्टनर को तहफ़्फ़ुज़ देते। जावरखड़ तबाह नहीं हुआ। आपके वालिद ने इस काम को अपने ईमान के साथ बेचा है। वो कुछ कह नहीं सका। वो मज़ीद इस बकवास को नहीं सुनना चाहता था। चारपाई से उठते हुए उसका सर चकरा रहा था। वो आगे बढ़ना चाहता था मगर सामने से आते जबलहान को देखकर ठहर गया। आपके बाबा ने 1.5 करोड़ में खानदान, वफादारी, दोस्ती, गांव सब बेचा था। ये हमारा एहसान है कि हमने उन्हें यहाँ से जाने दिया। ये जबलहान का एहसान है कि उससे आपको वंडरलैंड जाने दिया और खुद इस जहन्नुम में रहे। हंसला आंसू से भरी आंखों से चीख पड़ी थी। वो गुनहगार का बेटा था तो पारसाई की दर्स क्यों देता था? एक दूसरे के आमने सामने खड़े उन दो मर्दों का गुरूर मिट्टी हो गया था। कौन सा राज कहाँ आकर खुला था? अल्फाज कैसे जूते की तरह सबरीज के मुंह पर आकर लगे थे।
उससे तस्सी की खातिर मुर्दा होती आंखें उठाकर जबल खान को देखा। सुरमाई आंखों में कर्व सा उभरा। उससे आगे बढ़कर सबरीश के कंधे पे हाथ रखा। आई एम सॉरी। बेहद आहिस्तगी से लफ्ज कहे। सबरीश को वो अल्फाज भी थप्पड़ लगे। यानी ये सच था। जबल की आंखों में ठहरा वो कर्व, वही कर्व सबरीश के दिल में जैसे घर कर गया। उन दोनों ने बगैर कहे एक दूसरे से बहुत कुछ कहा था। अगली सुबह वहां से जाते हुए उसका चेहरा वो नहीं था जिसके साथ वो आया था। उसका दिल वो नहीं था जिसके साथ वो आया था। सबरीश शाहनवाज वो इंसान बनकर वापस नहीं गया था जो यहाँ आया था। कई बार कुछ लोगों के असल चेहरे सामने आने पे भी आप उनसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकते। मैं भी नहीं छोड़ सका, लेकिन मैंने उस चेहरे को दोबारा ठीक करने का जरूर सोचा था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं जबल? सावरगढ़ से आने की पूरी 1 माह बाद जबल उससे मिलने आया था। वो उसे अंदर ले आया। अपने कमरे के फर्श पे बैठे हुए कई मिनट बाद कि वो पहला सवाल था जो सबरीश ने किया था। उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। वो बेहद मुस्तरब था। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने फर्श पे बैठे थे। कमरे बेड से जोड़ रखी थी और चेहरे उन पे एक जैसा कर्व था। मैं एक जहन्नुम में रहने वाला था, आपके लिए एक वंडरलैंड था। दाजी ने कहा था मत बताओ, सो मैंने नहीं बताया। वो खामोश रहा, कुछ कह नहीं सका। जबलहान उसी कहानी का विलन रहा था जिससे उसे कई साल एक रात से महरूम रखा। आज वो हीरो साबित हो रहा था जिससे सबरीश शाहनवाज के आइडियल की बुत को टूटने से बचा लिया था। विलेंस को एक वक्त बाद हीरो मान लेना बड़ा मुश्किल अमर होता है। उसके लिए भी मुश्किल रहा, या शायद हीरो को विलन मानना ज़्यादा मुश्किल था। तुमने कभी मुझसे राब्ता क्यों नहीं किया? 10 साल एक लंबा अरसा होता है जबल। यासियत सी उसके लहजे में घुल गई। आंखें जैसे जलन का शिकार हुई हूँ। उसके बस में होता तो जिंदगी से ये 10 साल काट देता। आपके पास बहुत दोस्त थे, मेरी जरूरत नहीं थी आपको। तुम्हारी एक अलग जगह थी और मुझे आप कहना बंद करो। वो चिढ़ा था। जबल मदम सा हंस पड़ा। मेरे लिए दोस्त या तो होता है या फिर नहीं होता। ये अलग जगह, थोड़ी जगह, ज्यादा जगह, ये कुछ नहीं होता। मैं जावरगढ़ के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं अपने बाप के नाम पे लगा बट्टा हटाना चाहता हूँ। कबीले के सरदार, क्या तुम मुझे अपने इलाके में रहने की इजाजत दोगे? वो टेक छोड़कर सीधा हुआ और मुख्तलिफ लहजे में बोला। कोशिश करके देख ले। वो मुबीम अंदाज से बोला। इस वक्त जबरीत जबलहान की बात का सियाको सबाक नहीं समझ सका था, लेकिन आने वाला वक्त उससे बहुत कुछ बताने वाला था। वो जिस सावरकर को अपने एक प्रोजेक्ट की मार समझता था, वो दर हकीकत एक आसेब था जो बहुत जल्द टलने का कोई इरादा नहीं रखता था। वो कोई बहुत सीधा हवेली थी जिससे अब मुरम्मत की नहीं, नई तामीर की जरूरत थी। जबरीत पूरी तरह उस काम से ऑब्सेस्ड हो गया था। उसने स्किपर से पहली दफ़ा उस रकम का मुतालबा किया जो उससे कई साल हैकिंग करके बनाई थी। लेकिन उसकी हैरत की इंतहा तब न रही जब सावरखंड में हर घराने ने हराम का ये पैसा उसके मुंह पे दे मारा था। वो अपनी ज़िंदगी में इतना हैरान कभी नहीं हुआ था। पिछले चंद माह ने उसे हिला कर रख दिया था। कौन थे ये लोग जिनको पेट के जहन्नुम से ज़्यादा कई हजार साल बाद आने वाली उस जहन्नुम का खौफ था? कैसा ईमान था जिससे हराम पे भूख को तरजीह दी थी? उससे हिम्मत ना हारी और सारा पैसा वहां लगाया जहां से उसे उम्मीद थी कि ये लोग उसकी बात ऊपर पहुंचाएंगे। उससे कई बार दबे दबे लफ्जों में हसन, सुल्तान, शाहदान और सुखरू से सावरखड़ के बारे में बात की थी। वो हर दफ़ा उसकी बात को हवा में उड़ा देते थे, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। इस सारे वक्त में सिर्फ एक चीज़ जो अच्छी हुई थी, वो जबल के पास सबरीज की वापसी थी। इस सारे वक्त में सिर्फ एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई थी, वो जबल के पास सबरीज की वापसी थी। गांव की कच्ची पगडंडियां एक बार फिर उन दोनों की वजह से खुश रहने लगी थीं। वो बाग में बैठते थे, जिरगे में फैसले करते थे, कई कई घंटे मुस्तकबिल के प्लान्स बनाते थे। जबलहान जानता था उसे एक दोस्त नहीं वापस मिला। वो एक गिल्टी बेटा था, एक गैरतमंद लड़का और एक फर्शनास मसीहा। वो सावरकर को एक बार फिर वंडरलैंड बनाने आया था और बनाकर चला जाता। वो दोस्त बनकर वापस नहीं आया था और अब शायद कभी आता भी नहीं। उसे एक बार फिर अलविदा की अजियत सहनी थी और वो इस बार भी तैयार नहीं था। कई बार जिंदगी सही या गलत फैसले नहीं करती। बाज़ दफ़ा जिंदगी मसलहताना फैसले करती है और अक्लमंद इंसान उन फैसलों को मान लेते हैं। जबल भी मान चुका था। वो जबरीज की मौजूदगी और वापसी को मान चुका था। दिन रात की जान तोड़ मेहनत के बाद जबरीज शाहनवाज पूरे 2 साल बाद वहाँ एक ऐसा प्रोजेक्ट लाने में कामयाब हो गया था जिससे सावरखड़ का नक्शा बदल जाने वाला था। लेकिन उन्हीं दिनों किस्मत ने एक बार फिर काया पलटी।
स्काई हाई पे होने वाले उस हमले ने सावरकर को हिला कर रख दिया था। तरक्की ने दबे पांव अपने कदम उस धरती से मोड़ लिए। जबरीश पॉइंट जीरो पे आ गया था। उसका सारा पैसा डूब चुका था। उसके सारे ताल्लुकात जैसे सिफर हो गए थे। उसकी तमाम कोशिशें खाक हो गई थीं। अपनी जिंदगी से उसे वक्त, ताज, तख्त, हर शय जैसे चिंती महसूस हुई। सीधे रास्ते पे आना आसान था, कदम जमाए रखना मुश्किल। उसका प्लान पूरी तरह रपट गया था। उस रात वो हवेली की छत पे पूरी रात जागता रहा था। उस रात उससे अपनी ज़िंदगी में पहली बार सिगरेट पे सिगरेट पिए थे। ज़िंदगी हमेशा उसके इशारों पे रक्स करती रही थी। आज वो जैसे हर इशारा भूल गया था। फजर से चंद लम्हा कबल जबलहान उसके हक में आकर रुका। जबरीश उसकी मौजूदगी से लायल नहीं था। वो खाली खाली नजरों से आसमान को तकता रहा। मैं तुम्हारे प्लान पे काम करना चाहता हूँ जबल। वो चांद को देखते हुए सरगोशी करने लगा। 2 साल कबल जबल ने उसे एक प्लान सुनाया था और सबरीश ने सुनते ही रद्द कर दिया था। आज वो उसे मंजूरी दे रहा था। ब्लैक हेड हैकर ने सीधे काम करने चाहिए थे, मगर कुछ लोगों के लिए सीधे काम बने ही नहीं होते। वो एक टेढ़ा काम है और आप एक सीधे आदमी। खुद को मुश्किल में मत डालें। आप क्रिमिनल नहीं हैं। वो 2 कदम मजीद आगे आया। सबरीश के कंधे पे हाथ रखा। आपका घर डिस्टर्ब हो रहा है, उस पर तवज्जो दें। तुम क्रिमिनल हो। सबरीश ने मुड़कर उसे नहीं देखा। नहीं, लेकिन अगर वो काम करूंगा तो मेरे पास एक अच्छी बैक स्टोरी होगी। आपके पास नहीं है। उससे बात को मजाक का रंग बन देना चाहा। बैक स्टोरी हम दोनों की एक है। नहीं है। आप 10 साल बाद आकर यहाँ जज्बातियात दिखा रहे हैं और मैं 10 सालों में हर जज्बा खो चुका हूँ, सवाए इंतकाम के। जबरीश अब के उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें सुर्ख पड़ रही थीं। चेहरे पे हंसा और मलाल का साया था। मैं जब तक अपने बाप का अधूरा छोड़ा हुआ काम नहीं करूंगा, मुझे कहीं भी सुकून नहीं आएगा। तुम अपना प्लान मुझे दे सकते हो, अपनी वफादारी और मुलाजमत भी। जबल उसे देखता रहा। उसे इनकार नहीं कर सकता था। ये एक काम जबलहान के बस में नहीं था। अपने बाप का नाम साफ करने के लिए उससे जो काम शुरू किया था, वो उसकी ज़िंदगी को स्याह करने वाला था। वो इस बात से बेखबर था। इस सारी जंग में जो सबसे अहम चीज मैंने खो दी, वो मेरा कंफर्ट था। मेरी बीवी, मेरी औलाद। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। दनीन और जबरीज के दरमियान पहले झगड़े हुए, फिर लंबी लंबी बहस, और फिर बिलाहिर एक सकूत छा गया। वो दोनों एक घर में होते हुए भी एक दूसरे के लिए अजनबी थे। वजह जबरीज का जुनून था। वो एक तबाहशुदा इलाके में सुरंगें खोद रहा था। वो लोग जो उसके बाप को गालियां देते थे, उनके बच्चों को तालीम दिलवा रहा था। वो उन्हें असला दिलवा रहा था। अपनी हैकिंग से कमाया लाखों रुपया वो अपने बाप का नाम साफ करने पे झोंक रहा था। वो उनकी मदद कर रहा था, जो उसके बाप और उसके बाप के दोस्त को माफ़ करने को तैयार ना थे। वो उनके लिए गांव में तरक्की लाना चाहता था, और उन सबके दरमियान उससे जिसके साथ नाइंसाफ़ी की थी, वो उसकी अपनी मोहब्बत थी। लंदन से आई वो आज़ाद मुल्क की आज़ाद लड़की घर में कैद होकर रह गई थी। सबरीश को अंदाज़ा ना हुआ कि अपने मरे हुए बाप का नाम साफ करते हुए वो उस जीती जागती औरत के साथ क्या कर चुका था। शादी के पहले साल तो उसकी फूलों की दुकान रही, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता सबरीज की नापसंदीदगी फूलों से भर दी गई, और फिर आखिर तनीन को दुकान भी छोड़नी पड़ी। सबरीज घर में तो शुरू से ही माली मदद के अलावा कंट्रीब्यूशन नहीं करता था, मगर रमदान के बाद तो वो जैसे बड़ी जिम्मा हो गया था। तनीन ने फिर भी बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि वो सारा वक्त हमदान को दिया करता था। कम मगर मोहब्बत के बोल बोलता था। अगर वक्त देता था तो सिर्फ अपने बेटे और बीवी को, लेकिन जुनून इस वक्त उसके सर चढ़ गया था। उसे उतारना नामुमकिनियात में से हो गया था। वो कई कई हफ्ते भी तनीन से लंबी बात किए बगैर गुजार देता था, और उसे एहसास भी नहीं होता था। सबरीज, तुम आजकल मेरी कोई बात नहीं सुनते। आज बड़े दिन बाद वो एक बार फिर हिम्मत करके उसके पास आई थी। सोफे पे बैठा लैपटॉप गोद में रखे वो खटाखट टाइप करता रहा। हमदान ये सब नोटिस कर रहा है। तुम्हारी ऑब्सेशन बस बढ़ती ही जा रही है। दनीन, मैं इस वक्त लड़ने के मूड में नहीं हूँ। बाद में प्लीज। मुक्ताया निगाहें लैपटॉप पे मरकूज की। तनीन चंद पल उसे देखती रही। उन दोनों के बीच एक खींच नजर आई थी, और अब उसके ऑब्सेशन के चक्कर में एक दूसरे के ताल्लुक का गवा नहीं सकती थी। अना को एक तरफ रखते उसकी बातों का बुरा मनाए बगैर उसके करीब सोफे पे आकर बैठी। चंद पल उसे देखती रही। साफ सुनहरी रंगत सर्द पड़ गई थी। आंखें अंदर को धुंसी हुई। लब कसरते सिगरेट नोशी से स्याह पड़ने लगे थे। ये तमाम तर तब्दीलियां सिर्फ उसके शायरी हुलिये में नहीं आई थी,
ऐसा ही कुछ उनके ताल्लुक में भी आ गया था। वो मज़ीद चंद पल उसे देखती रही, फिर बाजू उसके बाजू में डाले, उससे कंधे से सर टिकाए, सूखड़ी सिमटी सी उससे करीब बैठ गई। सबरीज अव्वल तो हैरान हुआ, लैपटॉप पर चलती उसकी उंगलियां साकित हुईं, फिर वो गहरी सांस लेकर रह गया। लैपटॉप गोद से हटाते हुए उससे बाजू से उसका हाथ हटाया और फिर वही बाजू उसके गिर्द हमाल करके उसे सीने से लगाया, थोड़ी उसके सर पे जमाए, वो आंखें मूंद दिया। उससे करीब थी, बेहद करीब, सुकून सा सुकून था जो आसपास फैल गया। उसकी बीवी की खुशबू दुनिया के हर इतर पे भारी थी। मुझ पे सहर फूंकना छोड़ दो तनीन। वो बहुत देर बाद बेबसी से बोला, शादी के कई साल बाद भी वो उस पे 10 साल पहले वाला असर रखती थी। हमदान तुम्हें बहुत मिस करता है, वो मुझे बहुत तंग करने लगा है, उसे तुम्हारे वक्त की ज़रूरत है। मैं कल से उसे अपने साथ ले जाऊंगा, फिक्र मत करो। वो उसके बालों में उंगलियां फेरता रहा, साथ वक्फे वक्फे से उसका सर भी चूम लेता था। उससे अपनी ज़िंदगी में दनीन जैसी मोहब्बत किसी और से नहीं हो सकती थी, उसे यकीन था। वो कई पल खामोशी से उसके पास बैठी रही, फिर उसका एक हाथ अपने हाथ में लिया। उसका हाथ सख्त और खुरदरा हो गया था, रंगत सफ़ेद थी जिस पे सब्ज रगें उभर कर नजर आती थीं। अब वही रगें सांवली पड़ती जा रही थीं। मैं प्रेग्नेंट हूँ, धीरे से कहे गए उसके इन अल्फाज से सबरीज को शौक लगा था। वो फौरन आंखें खोल गया। तनीन उसके सीने से सर निकाले अब उसे तक रही थी। वो बेहद तखीर से उसे देखता रहा, वो भी उसे ही देख रही थी। 4 महीने हो गए हैं, मैंने सुना था अगर शुरुआत में बता दो तो नजर लग जाती है, उससे इजाफा किया। मैं कोई किसी नहीं था तनीन, मैं उसका बाप हूं, मैं तुम्हारा शोहर हूं, ये जानना मेरा हक था। वो बहुत बुरी तरह हर्ट हुआ था, चेहरे पे आवाज नागवारी थी। आई एम सॉरी, तुमसे खफा थी मैं, और तुम बहुत बिजी थे, तुम्हें मैं और हमदान भी याद नहीं थे, तुम मेरी बर्थडे भी भूल गए थे। अब तुम मुझ पे नया खाता खोलने की कोशिश मत करो। वो उकताया, फिर गहरी सांस ली। क्या कहा डॉक्टर ने? तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा? वो गुस्सा छोड़कर पूछने लगा था। कोई फायदा नहीं था गुस्से का, वो उससे कहीं कसूर निकाले बैठी थी। चार्जशीट तैयार थी, एफआईआर 2 आंसू होते और मुकदमा बगैर किसी सबूत और तालील के बीवी ही ने जीतना था। समझदार शोहर वही होता है जो हथियार डाल दे। अब वो बड़े जोश से उसे सब बता रही थी, उससे क्या क्या खाया, क्या डाइट थी, हमदान को क्या बताना था, और फिलहाल ये खबर अपनी मोहरे से लाजमी छुपानी है। तनीन औलाद न होने की वजह से बहुत बदल गई थी, वो हर बात मानता चला गया, वो मानने का आदी था। सॉय सावरकर के मामले में वो तनीन की बाकी सारी बातें मान जाया करता था। वो अच्छा शोहर था। थोड़ी देर बाद वो यूं ही उससे करीब सो गई। सबरीज ने सर सोफे की पुश पे गिरा दिया और तनीन का सर अपनी गोद में रखा। अगले कई लम्हे वो उसे देखता रहा था। उनके इख्तलाफात का रंग तनीन के चेहरे पे भी था, हल्के, खुदरी जिल, सूखे होंठ, उसके बाल भी खराब हो रहे थे। मर्द के घर में अदम तवज्जी सबसे पहले औरत के चेहरे पे असरअंदाज होती है। फिर वो उसका हर मुमकिन तरीके से ख्याल रखने लगा था, हमदान को अपने साथ ले जाता और मोरे को अपने घर तनीन के पास छोड़ देता। उससे सावर घर के प्लान में कुछ झोल नहीं छोड़ा था, मगर उसकी अपनी ज़िंदगी में उसके वंडरलैंड में एक भूचाल ज़रूर आया था। वो सावर घर में था, उसके बनाए प्लान में उसे रकम की ज़रूरत थी और रकम उसे स्वाइस स्किपर के किसी और से नहीं मिल सकती थी। वो उसके लिए हैकिंग कर रहा था, फ़ोन ऑफ थे। तनीन से वो झूठ बोल कर आता था कि उसे बलूचिस्तान जाना है। उसके लिए हैकिंग कभी मुश्किल काम नहीं रहा था, लेकिन ये वक्त तलब ज़रूर था और इस मामले में सबरीज कुछ नहीं कर सकता था। वो उससे फ़ोन मिलाते हुए बेतहाने में सीढ़ियाँ उतर रही थी और वो सीढ़ी उससे गिर गई थी। पूरा एक दिन वो उस फर्श पे पड़ी रही। कसूर सबरीज का नहीं था, वो अगर इस्लामाबाद में भी होता तो अपने ऑफिस में होता और जाकर भी उसे गिरने से ना बचा सकता, जाकर भी अपने होने वाली औलाद को ना बचा सकता। जो वक्त था सो था, वो चाह लेने से बदल नहीं जाता, पिछतावे मिट नहीं जाते, मगर गम इंसान को सोचने समझने के मौके बहुत कम देता है। तनीन को भी नहीं मिला। उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और इनसिक्योरिटी उससे सबरीज पे निकाली। वो उसे छोड़कर चली गई थी। सबरीज अब हर जज्बा खो चुका था। पापे तहर ने उसके लिए मलाल के सामान पैदा किए थे और अब अगर उसके पास कुछ बचा था तो वो उसका प्लान था, जिसके लिए वो आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार था, जिसके लिए वो आखिरी हद तक गया था, जिसके लिए वो मरने तक को तैयार था और जिसके लिए वो मर भी सकता था। अब उसे किसी शहद से फर्क नहीं पड़ता था, अपनी जिंदगी से भी नहीं।
वंडरलैंड। 11 जनवरी। उसके दोनों पैरों पे अब सफ़ेद पट्टी थी। चेहरा जख्म जख्म और रूह वो कई सालों से घायल थी। वो बेंच पे सर झुकाए बैठा था। हर कोई अपनी अपनी जगह खामोश था। सुल्तान और हंसला भी उसके कदमों के करीब बैठे थे। बाहर तवातर से बर्फ गिर रही थी। आसमानों से गिरते नन्हे नन्हे रुई के कौलों की मानिंद बर्फ के सारे जावर घर को बर्फ की चादर में लपेट रहे थे। उस सहखाने में बैठे तमाम लोगों के लिए बाकी दुनिया की आवाज़ें थम गई थीं। हर कोई उस आवाज़ को सुन रहा था जो काफ़ी देर कबल खामोश हो चुकी थी, मगर उन्हें अब भी अपने कानों में पड़ती सुनाई दे रही थी। जबरीज को खामोश हुए कई सातें बीत चुकी थीं, मगर वो चुप हुआ तो कोई बोला नहीं। किसी के पास कहने को कुछ बचा नहीं था। इस वक्त इस पर इल्ज़ाम सानवी थे। चुप थी जो बोल रही थी। सन्नाटा था जो दिल चीर रहा था। मैं तुम्हें गलत लगता हूँ तो मैं गलत हूँ, मैं बुरा लगता हूँ तो मैं बुरा हूँ। कई लम्हे बाद उसकी भारी आवाज़ खामोशी को तोड़ रही थी। कुछ फैसले जो मैंने लिए वो मेरी ऑब्सेशन थे। अपने बाप, अपने आइडियल के नाम को साफ करने की ऑब्सेशन। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। उससे एक लम्हे का तौक़ुफ़ किया, धीरे से गर्दन उठाई। सब उसे देख रहे थे। सबकी नज़रें मुख्तलिफ थीं। तुम लोग अगर चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो, मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा। सुल्तान ने बैठे बैठे उसकी टांग थपथपाई, फिर खामोशी से सर को उसकी टांग से जोड़ लिया। ये जैसे इशारा था कि वो उसके साथ था। सबरीज के दिल को जो तकवीत मिली थी उसका कोई सानी नहीं था। वो चेहरा झुकाए रो पड़ा। ये आंसू उसकी थकान का सबूत थे। कई साल की रियासत के बाद वो बस थक गया था। हसन छोटे छोटे कदम लेता उसकी तरफ आया था। वो सबरीज की दाएं तरफ बैठकर उसका सर अपने सीने से लगा चुका था। सबरीज पूरी तरह रो रहा था। उन 4 लोगों ने आज तक उसे इस तरह रोते हुए नहीं देखा था। वो आज तक ऐसे हिम्मत नहीं हारा था। या शायद आज तक वो सबरीज शाहनवाज का असल जान ही नहीं सके थे। शादान उसका हाथ थपक रहा था। सुफरू उसके साथ रो रही थी। खानदान एक दूसरे के गम में साथ खड़ा था, बगैर कहे, बगैर चिताए। मैंने तुम लोगों को मुश्किल में डाला। आई एम सॉरी। मेरी वजह से ये सब हो रहा है। मैं कुछ संभाल नहीं पाया। आई एम सॉरी। वो हसन के सीने से लगे बुलंद आवाज से गिरिया कर रहा था। बाजू उसके गिर्द बांध रखे थे। ये 4 लोग, ये लोग उसके मताए हयात थे। वो उनके छूट जाने के गम में रो रहा था। सुल्तान लब भींच गया था। वो उसे इस तरह हारते हुए नहीं देख सकता था। वो आज तक हारा ही नहीं था। मैंने बहुत गलत किया है। अब अंदाजा हो रहा है तुम सबके साथ कितना गलत कर चुका हूं। मुझे कोई हक नहीं था तुम सबको इस खतरे में डालना। चुप हो जाओ यार, मुझे लड़कों को मनाने का तजुर्बा नहीं है। हसन बज़ाहिर संजीदगी से बोला और उसकी पीठ थपकी। लड़कों को मनाना नहीं आता और लड़कियां तुम्हारे पास रोने आती नहीं है। शादान ने चोट की। कह कौन रहा है जिसे उसकी अपनी लड़की खून के आंसू रुला रही है? सुफरू ने गीली आवाज में तंज किया। अनसला ने पहलू बदला। दोस्त रो रहा था और इन मस्खरों को सर्कस से याद आ रहा था। अगले कई लम्हे वो यूं ही रोता रहा। दरवाजे के बाहर टेक लगाए खड़ा जबल खान मुठियां भींचे हुए था। वो एक बार फिर 11 साला जबल था जो गांव की कच्ची पगडंडियों पे खड़ा अपने वाहिद दोस्त को अलविदा कह रहा था। वो उसे छोड़कर एक बार फिर गैरों की सफ में शामिल हो चुका था। वो 11 साल का नहीं था, लेकिन तकलीफ आज भी वैसी ही थी। वो उसके साथ नहीं रोया, उसके सामने नहीं हारा। वो शायद कभी भी उसका था ही नहीं। कई मिनट बाद वो तहखाने में वापस आया तो वो 5 लोग एक दायरे में बैठे थे। जबरीज अलबत्ता लेटा हुआ था, सर सुल्तान की गोद में और दोनों पैर शादान की गोद में रखे। उसका चेहरा सपाट था। सुर्ख होती आंखें उससे छत से लगा रखी थीं। वो गहरी सोच में लगता था। जबल को सीने उतर कर नीचे आते देख वो उठकर बैठ गया था। एक मुहूम सी उम्मीद थी जबल उसे सुनेगा। उसके पीछे 3-4 और लड़के बंदूकें हाथ में लिए नीचे उतर आए थे। मुझे तुमसे बात करनी है जबल। सबरीश ने उसे सुर्ख सोफे पे बैठते हुए देखकर कहा। जबल हाँ जवाब दिए बगैर एक वायरलेस फोन को कान से लगाकर सामने वाले की बात सुन रहा था। वो पश्तो बोल रहा था। सवाए सुल्तान, हंसला और सबरीज के कोई और उसकी जुबान नहीं समझ पाया था। जख्म गहरा तो नहीं है? ठीक है, फिर भी उसे डॉक्टर को दिखाओ। सामने से मुरीद उससे कुछ बताने लगा था। जबल ने उसकी बात सुनी, फिर दूसरा सवाल किया। तुम लोग चर्च कब तक आ रहे हो? हाँ, हम बेसमेंट में हैं, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। नहीं, तुम आ जाओ, बहराम को तसल्ली हो जाएगी। वो हमें नहीं देख सकेगा, फिक्र मत करो। ईसा कैसा है? बेहतर है, हमने उसे घर पे छोड़ा है। तुम्हारे पास आने की जिद कर रहा है, लेकिन खैर मैं उसे देख लूंगा। एजेंट कैसा है?
मुरीद की आवाज़ हल्की हो गई थी। जबल ने मुड़कर सबरीश या फिर किसी और को एक बार भी नहीं देखा। जिंदा है। 2 गोलियां पैर पे लगने से कोई नहीं मरता। तुम बेहराम को कहीं और मसरूफ रखो, मैं 15 मिनट तक आ रहा हूँ। उससे फ़ोन बंद किया। उसकी दाईं तरफ खड़े लोग उसे ही देख रहे थे। सबरीश जैसे अब तक किसी शौक के ज़ेर असर था। जोगी की अपनी पिटारी का सांप उसे कैसे डस सकता था। मैं कह रहा हूँ मुझे तुमसे बात करनी है जबल, तुम्हें समझ नहीं आ रही? सबरीश जरा बुलंद आवाज़ से बोला था। चेहरे पे नागवारी थी। जबल सीनों की तरफ जाते हुए मुड़ा। एक नज़र उसे देखा। आंखों में लाताल्लुकी और ठंडक थी। मुझसे ज्यादा जिन लोगों से बात करने में तुम इंटरेस्टेड हो, मेरा ख्याल है तुम्हें उन्हीं से बात करनी चाहिए। आफ्टर ऑल तुम्हारी खोई हुई फैमिली वापस आ गई है। तुम बच्चे हो क्या? इतनी सी बात पे कौन लड़ता है? सुफरूफ दरमियान में बोली थी। मैं लड़ नहीं रहा, मैं गुस्सा नहीं हो रहा। जिस तरह जावर खट जो कुछ खो चुका है वो वापस लाना नामुमकिन है, उसी तरह आप सब भी बहुत कुछ खोएंगे और मैं ये सब देखूंगा। वो तनफ्फुर से बोला। हम डील कर सकते हैं, हम प्लान बना सकते हैं। तुम एक बार बात तो करो। हसन का अंदाज नागवारी लिए हुए था। अब तुम कवर से अपने बाप को उठाओ, उसी के साथ डील करो, उसी के साथ बात करो। उसका अंदाज बेलचक था। मेरे बाप के बारे में तमीज से बात करो जाहिल। हसन गुर्राया। सुल्तान ने उसका हाथ पकड़कर उसे धीरज रखने को कहा। सबरीज बस उस सिपह सलार को देख रहा था जो जंग के ऐन दरमियान में अगियार की सल्तनत से जा मिला था। हथियार बेकार थे। फौजी जैसे मफलूज हो गई थी। जंगें हौसलों की होती हैं और उसके हौसले बुरी तरह पस्त हुए थे। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने यहां से निकाल नहीं सकता तो ये तुम्हारी खौम ख्याली है। जिन्हें तुम मेरी कमजोरी समझ रहे हो वो मेरी ताकत है। सबरीज कुछ जता रहा था। जबल इत्तामी सीने पे खड़े होकर मुस्कुराया। एक अजीब तल्ख सी मुस्कुराहट। तुम उन्हें वहां से निकाल सकते थे जहां तुम्हारे प्लान लागू होते थे, जहां उस चीज को सहूलियात मुयस्सर थी। अफसोस, मगर मैं ऐसा कोई इरादा नहीं रखता। निकल सकते हो तो निकल जाओ, मगर याद रखना जावरगढ़ में तुम 5 लोगों को देखते ही हेडशॉट मारने का हुक्म है। और तुम्हें लगता है तुम्हारे उस बेवकूफ भाई के हुक्म को माना जाएगा? सबरीज हन्नू सफा था। बेहद खफा। ये हुक्म जबल अजलाल खान ने दिया है और तुम्हें लगता है कोई उसे टाल सकता है? लम्हे के 1000वें हिस्से में सबरीज की रंगत फक हुई थी। वो जबलहान से लोगों की अकीदत और जज्बाती वाबस्तगी से वाकिफ था। वो जावरगढ़ का हीरो था। सबरीज को यकीन सा हो चला कि वो अपने दोस्तों को अंधी खाई में धकेल चुका था और रस्सी के नाम पे उसके पास कुछ नहीं था। तुमने सिर्फ अपना सोचा और अब मैं सिर्फ अपना सोचूंगा। वंडरलैंड मुबारक हो। जबल दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर खड़े होकर वो शायद वापस उस जगह को ऐसे बंद कर रहा था जैसे खरसाने दफन किए जाते हों। क्या जज्बात थे जो इस वक्त उसको अपनी लपेट में लिए हुए थे। उस सहहाने का हर हर असीर बेहद सब्र और बड़ी ही खामोशी से अपनी जिंदगी को एक खेल खेलते देख रहे थे। ऐसा खेल जिसकी हर बाजी उनके लिए मात थी।